नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ यूजीसी नेट के यूनिट 7 में लगी कहानी अमृतसर आ गया, जो भीष्म साहनी जी की है। तो चलिए देर न करते हुए आइए लेखक के थोड़ा सा जीवन परिचय के बारे में देख लेते हैं। तो भीष्म साहनी जी का जन्म जो हुआ था वो जन्म हुआ था 8 अगस्त 1915 को, और इनका निधन जो हुआ था 11 जुलाई 2003 को। इनकी जो ख्याति प्राप्त हुई थी वो उनको तमस उपन्यास से प्राप्त हुई थी, जो भारत विभाजन के दौरान हुई हिंसात्मक जो घटनाएं थी उसका चित्रण करता है। इन्होंने अन्य उपन्यास भी लिखे थे, जिसमें था मैयादास की माड़ी, झरोखे। इनको जो पुरस्कार मिले थे उसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1975 में मिला था, लोटस अवार्ड जो मिला था 1980 में मिला था, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला था 1983 को, और पद्म भूषण जो पुरस्कार मिला था वो 1998 में। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी बनता होता है, पुरस्कारों से भी बनता है कि किसको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सरस्वती सम्मान, अब तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि किसको तीनों प्राप्त हुए थे और किसको कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए थे। तो ये कुछ थे उनके जीवन परिचय के महत्वपूर्ण बिंदु। अब आइए देर न करते हुए कहानी की ओर चलते हैं। कहानी की जितनी भी महत्वपूर्ण लाइनें होंगी उनको हम नोट करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैं बताती हूँ ना, इसमें मुख्य पात्र जो होते हैं अमृतसर आ गया के मुख्य पात्र हैं। ये भी जो अमृतसर आ गया ये भी देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। इसमें जो मुख्य पात्र है वो बाबू हिंदू, दूसरा है 3 पठान जो हैं मुसलमान हैं, और नंबर 3 पे दुबले बाबू हैं, नंबर 4 पे बुढ़िया है, नंबर 5 पे सरदार हैं। और महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, गाड़ी के डिब्बे में बहुत से मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुनाते रहे थे। जैसे मैंने पहले बताया कि प्रारंभ की पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। वह लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात बात पर खी खी करके हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाते रहे थे। डिब्बे में तीन पठान व्यापारी थे। कौन था? 3 पठान व्यापारी थे। उनमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने हुए ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था। वह आदमी बड़ा हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले बाबू के साथ मजाक चल रहा था। कौन सा? दुबले बाबू के साथ हंसी मजाक कर रहा था। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिएगा। दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था, क्योंकि किसी वक्त वे आपस में पश्तो में बात करने लगते थे। मेरे सामने दाईं ओर कोने में एक बुढ़िया मुंह सिर ढापे बैठी हुई थी और देर से माला जप रही थी। यही कुछ लोग रहे होंगे, संभव है एक और मुसाफिर भी रहे हों, पर वे स्पष्टता मुझे याद नहीं। गाड़ी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर बतिया रहे थे, और बाहर गेहूं के खेतों में हल्की हल्की लहरियां उठ रही थी। और मैं मन ही मन बड़ा खुश था, क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था। क्या देखने जा रहा था? क्योंकि मैं दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था। उन्हीं दिनों में पाकिस्तान बनाए जाने का ऐलान किया गया था, और लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी, पर किसी की भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जाती थी। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहब बम्बई में रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे, और मेरा हर बार यही जवाब होता, बम्बई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे, बम्बई छोड़ देने में क्या तुक है। लाहौर और गुरदासपुर के अनुमान लगाए जा रहे थे कि कौन सा शहर किस ओर जाएगा। मिल बैठने के ढंग से गपशप में, हंसी मजाक में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा और कौन सा गलत। एक
और पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद होने का जोश। जगह जगह दंगे हो रहे थे और कौमें आज़ादी की तैयारी भी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता है देश आज़ाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण के इस छुटपुटे से आज़ादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था। और इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती है। शायद झेलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था। कहाँ का? झेलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था जब ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोली और उनमें से उबला हुआ मांस और नान रोटी के टुकड़े निकाल कर अपने साथियों को देने लगा। फिर वह हंसी मजाक के बीच मेरी बगल में बैठे बाबू की और भी नान का टुकड़ा और मांस की बोटी बढ़ाकर खाने का आग्रह करने लगा। खा ले बाबू, ताकत आएगी, हम जैसा हो जाएगा। बीबी भी तेरे साथ खुश रहेगी। खा ले दाल, जोर तू दाल खाता है इसीलिए दुबला है। डिब्बे में लोग हंसने लगे थे। बाबू ने पश्तो में कुछ जवाब दिया और फिर मुस्कुराता सिर हिलाता रहा। इस पर दूसरे पठान ने हंसकर कहा, ओह जालिम, हमारे हाथ में नहीं लेता, ये तो अपने हाथ से उठा ले। खुदा कसम, बर का गोश्त ये और किसी चीज़ का नहीं ये। ऊपर बैठा पठान चाहक कर बोला, ओ खंजीर के तुख्म, इधर तुम कौन देखता है? हम तेरी बीबी को नहीं बोलेगा। ओ तू हमारे साथ बोटी तोड़, हम तेरे साथ दाल पिएगा। इस पर कहा उठा, पर दुबला पतला बाबू हंसता सिर हिलाता रहा और कभी कभी दो शब्द पश्तो में कह देता। वो कितना बुरा बात ये, हम खाता है और तू हमारा मुंह देखता है। सभी पठान मगन या इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए हैं, स्थूल का है। सरदार जी बोले और बोलते ही खींच खींच करने लगे। लेटी मुद्रा में बैठे सरदार की आधी तोन सीट के नीचे लटक रही थी। तुम अभी सोकर उठे हो और उठते ही पोटली खोलकर खाने लग गए हो, इसीलिए बाबूजी तुम्हारे हाथ से नहीं लेते और कोई बात नहीं है। और सरदार ने मेरी ओर देखकर आंख मारी और फिर खींच करने लगे। मांस नहीं खाता ये बाबू, तो जाओ जनाना डिब्बे में बैठो। इधर क्या करता है? फिर कहा उठा। डब्बे में और फिर मुसाफिर थे, लेकिन पुराने मुसाफिर यही थे जो सफ़र शुरू होने पर गाड़ी में बैठे थे। बाकी मुसाफिर उतरते चढ़ते रहते। पुराने मुसाफिर होने के नाते ही उनमें इस तरह की बेतकुल्फ़ी आ गई थी। ओ इधर आकर बैठो, तुम हमारे साथ बैठो। आओ जालिम, किस्सा खानी की बात करेंगे। तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी और नए मुसाफिरों का रेला अंदर आ गया था। बहुत से मुसाफिर एक साथ घुसते चले आए थे। कौन सा स्टेशन है? किसी ने पूछा। वजीराबाद शायद है। कौन सा स्टेशन पड़ा? वजीराबाद। मैंने बाहर की ओर देखकर कहा। गाड़ी वहाँ थोड़ी देर के लिए खड़ी रही, पर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। एक आदमी के साथ वाले डिब्बे में से पानी लेने उतरा और नल पर जाकर पानी लोटे में भर रहा था। वह भागकर अपने डिब्बे की ओर लौट आया। जब छलछलाते लोटे में से पानी गिर रहा था, लेकिन जिस ढंग से वह भागा था उसे इसने बहुत कुछ बता दिया था। नल पर खड़े और लोग भी 3 या 4 आदमी रहे होंगे, इधर उधर अपने डिब्बे की ओर भाग गए थे। इस तरह घबराकर भागते लोगों को मैं देख चुका हूँ। देखते देखते प्लेटफार्म खाली हो गया, मगर डिब्बे के अंदर अब भी हंसी मजाक चल रहा था। कहीं कोई गड़बड़ है? मेरे पास बैठे दुबले बाबू ने कहा। कहीं कुछ था, लेकिन कोई भी स्पष्ट नहीं जानता। मैं अनेक दंगे देख चुका हूँ। यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए। मैं अनेक दंगे देख चुका हूँ, इसलिए वातावरण में होने वाली छोटी सी तब्दील को भाप गया था। भागते व्यक्ति, खटाक से बंद होते दरवाजे, घरों की छतों पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटे, सभी दंगों के चिन्ह हैं। तभी पिछले दरवाजे की ओर से, जो प्लेटफार्म की ओर न खुलकर दूसरी ओर खुलता है, हल्का सा शोर हुआ। कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था। कहाँ गुस्सा आ रहा है? नहीं है जगह। बोल दिया जगह नहीं है, किसी ने कहा। बंद करो जी दरवाज़ा। यूं ही मुंह उठाए घुसे आते हैं। आवाज़ें आ रही थी। जितनी देर में कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता रहे, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते रहे। पर एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता है और
मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता है, नहीं है जगह, अगले डिब्बे में जाओ। घुसे जाते दरवाजे पे शोर बढ़ता जा रहा था। तभी मैले कुचले कपड़ों और लटकती मूछों वाला एक आदमी दरवाजे के अंदर से घुसता हुआ दिखाई दिया। चीकट मैले कपड़े, जरूर वही हलवाई का काम करता होगा। वह लोगों की शिकायती आवाज़ों की ओर ध्यान नहीं दिए बिना दरवाजे की ओर घूमकर बड़ा सा काले रंग का संदूक अंदर की ओर घसीटने लगा। आ जाओ, तुम भी चढ़ाओ, वह अपने पीछे किसी से कह जा रहा था। तभी दरवाजे में एक पतली सूखी औरत नजर आई। उससे पीछे 16-17 बरस की सावली सी एक लड़की अंदर आ गई। लोग अभी भी चिल्लाए जा रहे थे। सरदार को कूल्हे के बल उठकर बैठना पड़ा। बंद करो जी दरवाजा, बिना पूछे चढ़ाते हैं, अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो जी, क्या करते हो, धकेल दो पीछे। और लोग भी चिल्ला रहे थे। वह आदमी अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था और उसकी पत्नी बेटी संडास के दरवाजे के बाहर साथ लगकर खड़ी थी और कोई डिब्बा नहीं मिला। औरत जात को भी यहाँ उठा लाया है। वह आदमी पसीने से तर था और हाँफता हुआ सामान अंदर घसीटे जा रहा था। संदूक के बाद रस्सियों में बंधी खाट की पट्टियाँ अंदर खींचने लगा। टिकट है जी मेरे पास, मैं बेटिकट नहीं हूँ, लाचारी है, शहर में दंगा हो गया है, बड़ी मुश्किल से स्टेशन तक पहुँचा हूँ। इस पर डिब्बे में बैठे बहुत लोग चुप हो गए, पर बर्थ पर बैठा पठान उचक कर बोला, निकल जाओ इधर से, देखता नहीं इधर जगह नहीं है। और पठान ने आओ न देखा ताओ आगे बढ़कर ऊपर से ही मुसाफिर के लात जमा दी। पर लात उस आदमी को लगने के बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में लगी और वह हाय हाय करती बैठ गई। मतलब उस आदमी को मारने जा रहा था लेकिन उसकी बीवी को लग गई। उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझनों के लिए वक्त नहीं था। वह बराबर अपने सामान अंदर घसीटे जा रहा था, पर डिब्बे में मौन छा गया। खाट की पार्टियों के बाद बड़ी बड़ी गठरियाँ आई। उस पर ऊपर बैठे पठान की सहन क्षमता चुक गई। निकालो इसे, कौन है ये, वह चिल्लाया। इस पर दूसरे पठान ने, जो नीचे की सीट पर बैठा था, उस आदमी का संदूक दरवाजे में से नीचे धकेल दिया जहाँ लाल वर्दी वाला एक कुली खड़ा सामान अंदर पहुंचा रहा था। उसकी पत्नी के चोट लगने पर वह कुछ मुसाफिर चुप हो गए थे। केवल कोने में बैठी बुढ़िया कुलराए जा रही थी। ये नेक बख्तों, बैठने दो, आ जा बेटी, तू मेरे पास आ जा, जैसे तैसे सफ़र काट लेंगे, छोड़ो बेजालिमो, बैठने दो। कौन? वो जो बुढ़िया माला फेर रही थी, वही कह रही है। अभी आधा सामान ही अंदर आ पाया था होगा जब सासा गाड़ी सरकने लगी। छूट गया सामान, छूट गया। वह आदमी बदहवास सा होकर चिल्लाया, पिताजी सामान छूट गया। संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की सिर के पाँव तक काँप रही थी और चिल्लाया जा रही थी, उतरो नीचे उतरो। वह आदमी हड़बड़ाकर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पाटियाँ और गठरियाँ बाहर फेंकते हुए दरवाजे का डंड हरा पकड़कर नीचे उतर गया। उसके पीछे उसकी भयाकुल बेटी और उसकी पत्नी कलेजे को दोनों हाथ से दबाए हाय हाय करती नीचे उतर गई। बहुत बुरा किया तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया, बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची उसके साथ थी, बेरहमों, तुमने बहुत बुरा किया। उसके उस धक्के देकर उतार दिया। गाड़ी सोने प्लेटफार्म को लांघती आगे बढ़ गई। डिब्बे में व्याकुल सी चुप्पी छा गई। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया था। पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत नहीं हुई थी। तभी मेरी बगल में बैठे दुबले बाबू ने मेरे बाजू पर हाथ रखकर कहा, आग है देखो। आग के बीच फर्श पर लेट गया। उसका चेहरा अभी भी मुर्दे जैसा पीला हो रहा था। इस पर बर्थ पर बैठा पठान उसकी ठिठोली करने लगा, ओ बेगैरत, तुम मर्दे की औरत, ये सीट पर से उठकर नीचे लेटता है, तुम मर्द के नाम को बदनाम करता है। वह बोल रहा था और बार बार हंसे जा रहा था। फिर वह उसे पश्तो में कुछ कहने लगा। बाबू चुप बना लेटा रहा। अन्य सभी मुसाफिर चुप थे। डिब्बे का वातावरण बोझिल बना हुआ था। ऐसे आदमी को हम डिब्बे में बैठने नहीं देगा। ओ बाबू, तुम अगले स्टेशन पर उतर जाओ और जनाना डिब्बे में बैठो। मगर बाबू की हाजिर जवाबी अपने कंठ में सूख चली थी।
हकलाकर चुप हो रहा था, पर थोड़ी देर के बाद वह अपने आप उठकर सीट पर जा बैठा और देर तक अपने कपड़ों की धूल झाड़ता रहा। वह क्यों उठकर फर्श पर लेट गया था? शायद उसे डर था कि शहर से गाड़ी पर पथराव होगा या गोली चलेगी। शायद इसी कारण खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जा रहे थे। कुछ भी कहना कठिन था। मुमकिन है किसी एक मुसाफिर ने किसी कारण से खिड़की पल्ला चढ़ाया हो और उसकी देखा देखी बिना सोचे समझे धड़ाधड़ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे हों। बोझिल अनिश्चित से वातावरण में सफ़र कटने लगा। रात घेरने लगी। डिब्बे के मुसाफिर स्तब्ध और शंकित ज्यों के त्यों बैठे थे। तभी कभी गाड़ी की रफ्तार सहसा टूटकर धीमी पड़ जाती है तो लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। कभी रास्ते में ही रुक जाती है तो डिब्बे के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा हो जाता है। केवल पठान निश्चिंत हैं। हाँ, उन्होंने भी बतियाना छोड़ दिया था क्योंकि उनकी बातचीत में कोई शामिल होने वाला ना था। धीरे धीरे पठान ऊँघने लगे, जबकि अन्य मुसाफिर फटी फटी आंखों से शून्य में देखे जा रहे थे। बुढ़िया मुँह सिर लपेटे टांगे सीट पर चढ़े बैठी सो गई। ऊपर वाली बर्थ पर एक पठान ने अधलेटे ही कुर्ते की जेब में से काले मड़कों की तस्बीह निकाल ली और उसे धीरे धीरे हाथ में चलाने लगा। खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकल आया था और चांदनी में बाहर की दुनिया और भी अनिश्चित और भी अधिक रहस्यमय हो उठी। किसी वक्त दूर किसी और आग के शोले उठते नजर आते। कोई नगर जल रहा था। गाड़ी किसी वक्त चिंगारती हुई आगे बढ़ने लगती, फिर किसी वक्त उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती और मीलों तक धीमी रफ्तार से ही चलती रहती। सहसा दुबला बाबू खिड़की में से बाहर देखकर ऊंची आवाज में बोला, हरबंसपुरा निकल गया। कौन सा निकल गया स्टेशन? हरबंसपुरा। उसकी आवाज़ में उत्तेजना थी और वह जैसे चीख कर बोला था। डिब्बे के सभी लोग उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गए थे। उसी वक्त डिब्बे के अधिकांश मुसाफिरों ने मानो उसकी आवाज़ को ही सुनकर करवट बदली। वो बाबू, चिल्लाता क्यों है? तस्बीह वाला पठान चौंक कर बोला, इधर उतरेगा? जंजीर खींचूं? और खी करके हंस दिया। जाहिर है वह हरबंसपुरा की स्थिति से अथवा उसके नाम से अनभिज्ञ था। बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सिर हिला दिया और एक आध बार पठान की ओर देखकर उसकी खिड़की से बाहर झांकने लगा। डिब्बे में फिर मौन छा गया। तभी इंजन ने सीटी दी और उसकी एक रस रफ्तार टूट गई। थोड़ी देर बाद खटाका सा शब्द हुआ। शायद गाड़ी ने लाइन बदली। बाबू ने झाँक कर उस दिशा से देखा जिस ओर गाड़ी बढ़े जा रही थी। शहर आ गया था। वह फिर ऊंची आवाज में चिल्लाया, अमृतसर आ गया। उसने फिर से कहा और उछलकर खड़ा हो गया और ऊपर वाली बर्थ पर लेटे पठान को संबोधन करके चिल्लाया, ओ वे पठान के बच्चे, नीचे उतर, तेरी माँ की नीचे उतर, तेरी उस पठान बनाने वाली की मैं। बाबू चिल्लाने लगा था और चीख कर गालियां बकने लगा था। तस्बीह वाले पठान ने करवट बदली और बाबू की ओर देखकर बोला, ओह क्या ये बाबू, हमको कुछ बोला? बाबू को उत्तेजित देखकर अन्य मुसाफिर भी उठ बैठे। नीचे उतर, तेरी माँ हिंदू औरत को लात मारता है? हरामजादे, तेरी उस ओ बाबू बक बक नहीं करो। ओ खंजीर के तुम गाली मत बको। हमने बोल दिया, हम तुम्हारा जवान खींच लेगा। गाली देता है मादर, बाबू चिल्लाया और उछलकर सीट पर चढ़ गया। वह सिर से पांव तक कांप रहा था। बस सरदार जी बोलो, यह लड़ने की जगह नहीं है। थोड़ी देर का सफ़र है, बाकी है, आराम से बैठो। मैं तेरी में लात न तोड़ू तो कहना। गाड़ी तेरे बाप की है? बाबू ने चिल्लाया। ओ, हमने क्या बोला? सभी लोग उसको निकालता था, हमने भी निकाला। ये इधर हमको गाली देता है, हम इसका जवान खींच लेगा। बुढ़िया बीच में फिर से बोल उठी, ये जीड़ जगियो, आराम नाल बैठो, ये रब दियो बंदो, कुछ होश करो। उसके होठ किसी प्रेत के होठ की तरह फड़फड़ाए जा रहे थे और उनमें से छीड़ सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। बाबू ने चिल्लाया जा रहा था, अपने घर में शेर बनता है, अब बोल, तेरी तुम पठान बनाने वाली की। अभी गाड़ी अमृतसर के प्लेटफार्म पर रुकी। प्लेटफार्म लोगों से खचाखच भरा था। प्लेटफार्म पर खड़े लोग झकझक कर डिब्बे के अंदर देखने लगे। बार बार एक ही सवाल पूछे जा रहे थे, पीछे क्या हुआ, कहाँ पर दंगा हुआ। खचाखच भरे प्लेटफार्म पर शायद इसी बात की चर्चा चल रही थी कि पीछे क्या हुआ। प्लेटफार्म पर खड़े 2-3 खोमचे वालों पर मुसाफिर टूट पड़ रहे थे। सभी को सहसा भूख और प्यास परेशानी
करने लगी थी। इसी दौरान 3-4 पठान हमारे डिब्बे के बाहर प्रकट हो गए और खिड़की में झांक झांक कर अंदर देखने लगे। अपने पठान साथियों पर नजर पड़ते ही वे उनसे पुश्तों में कुछ बोलने लगे। मैंने घूमकर देखा, बाबू डिब्बे में नहीं था। न जाने कब वह डिब्बे में से निकल गया था। मेरा माथा ठनका। गुस्से से वह पागल हुआ जा रहा था। न जाने क्या कर बैठे। पर इस बीच डिब्बे के 3 पठान अपनी अपनी गठरी उठाकर बाहर निकल गए और अपने पठान साथियों के साथ गाड़ी के अगले किसी डिब्बे की ओर बढ़ गए। जो विभाजन पहले प्रत्येक डिब्बे के भीतर होता रहा था, अब सारी गाड़ी के स्तर पर होने लगा। खोमचे वालों के इर्द गिर्द भीड़ छटने लगी और लोग अपने अपने डिब्बों में लौटने लगे। तभी सहसा एक ओर से मुझे वह बाबू आता दिखाई दिया। उसका चेहरा अब भी बहुत पीला था और माथे पर बालों की लट झूल रही थी। नजदीक पहुंचा तो मैंने देखा उसने अपने दाएं हाथ में लोहे की एक छड़ उठा रखी थी। जाने उसे वह कहाँ से मिल गई थी। डिब्बे में घुसते समय उसने छड़ को अपनी पीठ पर कर लिया और मेरे साथ वाली सीट पर बैठने से पहले उसने होले से छड़ को सीट के नीचे सरका दिया। सीट पर बैठते ही उसकी आंख पठानों को देख पाने के लिए ऊपर को उठी, पर डिब्बे में पठानों को न पाकर वह हड़बड़ाकर चारों ओर देखने लगा। निकल गए हरामी, माधर सब के सब निकल गए। फिर वह सिर पिटाकर उठा, खड़ा हुआ और चिल्लाकर बोला, तुमने जाने क्यों दिया? तुम सब नामर्द हो बुज़दिल। पर गाड़ी में भीड़ बहुत थी। बहुत से नए मुसाफिर आ गए थे। किसी ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। गाड़ी सरकने लगी तो वह फिर मेरी बगल वाली सीट पर आ बैठा, पर वह बड़ा उत्तेजित था और बराबर बड़बड़ाए जा रहा था। धीरे धीरे हिचकोले खाती गाड़ी आगे बढ़ने लगी। डिब्बे के पुराने मुसाफिरों ने भरपेट पूरियां खा ली थी और पानी पी लिया था और गाड़ी उस इलाके से आगे बढ़ने लगी थी जहां उनके जान माल का खतरा नहीं था। नए मुसाफिर बतिया रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी की समतल गति से चलने लगी थी। कुछ ही देर बाद लोग ऊँघने लगे थे, मगर बाबू अभी आंखों से सामने की ओर देखे जा रहा था। बार बार मुझसे पूछता कि ये पठान डिब्बे में से निकल किस ओर को गए हैं। उसके सिर पर जुनून सवार था। गाड़ी के हिचकोले में मैं खुद ऊँघने लगा था। डिब्बे में लेट पाने की जगह नहीं थी। बैठे ही बैठे मैंने नींद में मेरा सिर कभी एक ओर लुढ़क जाता, कभी दूसरी ओर। किसी वक्त झटके से मेरी नींद टूटती और मुझे सामने की सीट पर अस्त व्यस्त से पड़े सरदार जी की खर्राटे सुनाई देते। अमृतसर पहुंचने के बाद सरदार जी फिर से सामने वाली सीट पर टांगे पसार कर लेट गए थे। डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी विविध मुद्राओं को देखकर लगता था डिब्बा लाशों से भरा है। पास बैठे बाबू पर नजर पड़ी तो कभी वह खिड़की के बाहर मुंह किए देख रहा होता, कभी दीवार से पीठ लगाए तनकर बैठा नजर आता। किसी वक्त गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती तो पहियों की गड़गड़ाहट बंद होने पर निस्तब्धता सी छा जाती। तभी लगता जैसे प्लेटफार्म पर कुछ गिरा है या जैसे कुछ मुसाफिर गाड़ी से उतरा है और मैं झटके से उठकर बैठ जाता। इसी तरह जब मेरी एक बार नींद टूटी तो गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी और डिब्बे में अंधेरा था। मैंने इसी तरह अधलेटे खिड़की से बाहर देखा। दूर पीछे की और किसी स्टेशन के सिग्नल के लाल कुमकुमे चमक रहे थे। स्पष्टता गाड़ी कोई स्टेशन लांघ कर आई थी, पर अभी तक उसने कोई रफ्तार नहीं पकड़ी थी। डिब्बे के बाहर मुझे धीमे अस्पष्ट शब्द सुनाई दिए। दूर ही एक धूमिल सा काला पुंज नजर आया। नींद की खुमारी में मेरी आंखें कुछ देर तक उस पर लगी रही। फिर मैंने उसे समझ पाने का विचार छोड़ दिया। डिब्बे के अंदर अंधेरा था। बत्तियां बुझ चुकी थी, लेकिन बाहर लगता था पो पड़ने वाली है। मेरी पीठ पीछे डिब्बे के बाहर किसी चीज को खरोचने की सी आवाज आई। मैंने दरवाजे की ओर घूमकर देखा। डिब्बे का दरवाजा बंद था। मुझे फिर से दरवाजा खरोचने की आवाज़ दी। मैंने फिर साफ साफ सुना, लाठी से कोई व्यक्ति डिब्बे का दरवाजा पटापट कर रहा था। मैंने झांक कर खिड़की के बाहर देखा। सचमुच एक आदमी डिब्बे की 2 सीढ़ियाँ चढ़ाया था। उसके कंधे पर एक गठरी झूल रही थी और हाथ में लाठी थी और उसने बदरंग से कपड़े पहन रखे थे और उसकी दाढ़ी थी। फिर मेरी नज़र बाहर की ओर गई। गाड़ी के साथ साथ एक औरत चली आ रही थी, नंगे पाँव, और उसने 2 गठरियाँ उठा रखी थी। बोझ के कारण उससे दौड़ा नहीं जा रहा था। डिब्बे के पायदान पर खड़ा आदमी बार बार उसकी ओर मुड़कर देख रहा था और हांफता हुआ कहे जा रहा था, आजा आजा, तू भी आजा। दरवाजे पर फिर से लाठियाँ पटपटाने की आवाज़ सुनाई दी। खोलो कि दरवाज़ा, खुदा के वास्ते दरवाज़ा खोलो। वह आदमी हाफ रहा था, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो। मेरे साथ में औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी।
सहसा मैंने देखा बाबू हड़बड़ाकर उठा और दरवाजे के पास जाकर दरवाजे में लगी खिड़की में से मुंह बाहर निकालकर बोला, कौन है इधर? जगह नहीं है। बाहर खड़ा आदमी फिर गिड़गिड़ाने लगा, खुदा के वश से गाड़ी निकल जाएगी। और वह आदमी खिड़की में से अपना हाथ अंदर डालकर दरवाज़ा खोल पाने के लिए सिटकनी खोल टटोलने लगा। नहीं है, जगह बोल दिया, उतर जाओ। गाड़ी पर से बाबू चिल्लाया और उसी क्षण लपक कर दरवाज़ा खोल दिया। या अल्लाह, उस आदमी के आस्फुट से शब्द सुनाई दे। दरवाज़ा खुलने पर जैसे उसे इत्मीनान की सांस ली हो। और उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ से छड़ को चमकते देखा। एक ही भरपूर वार बाबू ने उस मुसाफिर के सिर पर किया था। मैंने देखते ही डर गया और मेरी टांगें लरच गई। मुझे लगा जैसे छड़ के चार का उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। उसके दोनों हाथ अभी भी जोर से डंडे को पकड़े हुए थे। कंधे पर से लटकती गठरी खिसक कर उसकी कोहनी पर आ गई थी। तभी सहसा उसके चेहरे पर लहू की 2-3 धारें एक साथ फूट पड़ी। छुटमुटे में से उसके खुले होठ और चमकते दांत नजर आए। वह एक बार या अल्लाह बुदबुदाया, फिर उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखों ने बाबू की ओर देखा, अधमुदी सी आंखें जो धीरे धीरे सुगड़ती जा रही थी, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो कि वह कौन है और उससे किस अदावत का बदला ले रहा है। इस बीच अंधेरा कुछ छट गया था। उसके होठ फिर से फड़फड़ाए और उनमें उसके सफ़ेद दांत फिर से झलक उठे। मुझे लगा जैसे वह मुस्कुराया है, पर वास्तव में त्रास के कारण उसके होठ पर बल पड़ने लगे थे। नीचे पटरी के साथ साथ भागती औरत बड़बड़ाए और कोसे जा रही थी। उसे अभी मालूम नहीं हो पाया कि क्या हुआ है। वह अभी भी शायद यही समझ रही थी कि गठरी के कारण उसका पति गाड़ी पर ठीक तरह से चढ़ नहीं पा रहा था, कि उसका पैर जम नहीं पा रहा था। वह गाड़ी के साथ साथ भागती हुई अपनी 2 गठरियों के बावजूद अपने पति के पैर को पकड़ कर सीढ़ी पर टिकाने की कोशिश कर रही थी। तभी सहसा डंडहरे पर से आदमी के दोनों हाथ छूट गए और वह कटे पेड़ की भांति नीचे आ गिरा और उसके गिरते ही औरत भागना बंद कर दिया, मानो दोनों का सफ़र एक साथ ही खत्म हो गया। बाबू अभी भी मेरे निकट डिब्बे के खुले दरवाजे में बुत का बुत बना खड़ा था। लोहे की छड़ अभी भी उसके हाथ में थी। मुझे लगा जैसे वह छड़ को फेंक देना चाहता है, लेकिन उसे फेंक नहीं पा रहा। उसका हाथ जैसे उठ नहीं रहा था। मेरी सांस अभी भी फूली हुई थी और डिब्बे के अंधियारे कोने में खिड़की के साथ सट कर बैठा उसकी ओर देखे जा रहा था। फिर वह आदमी खड़े खड़े हिला और किसी अज्ञात प्रेरणावश वह एकदम आगे बढ़ आया और दरवाजे में से पीछे की ओर देखने लगा। गाड़ी आगे निकलती जा रही थी। दूर पटरी के किनारे अंधेरा पुंज सा नजर आ रहा था। बाबू का शरीर हरकत में आया। एक झटके से उसने डिब्बे के बाहर फेंक दिया। उसने छड़ को डिब्बे के बाहर फेंक दिया। फिर घूमकर डिब्बे के अंदर दाएं बाएं देखने लगा। सभी मुसाफिर सोए पड़े थे और मेरी और उसकी नज़र नहीं उठी। थोड़ी देर तक वह खड़ा रहा, फिर उसने घूमकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने ध्यान से अपने कपड़ों की ओर देखा, अपने हाथों की ओर देखा, फिर एक एक करके अपने हाथों को नाक के पास ले जाकर उन्हें सूंघा, मानो जानना चाहता हो कि उसके हाथों में खून की बू तो नहीं आ रही है। फिर वह दबे पांव चलता हुआ आया और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। धीरे धीरे छुटपुटा छटने लगा, फिर खुलने लगा। साफ सुथरी सी रोशनी चारों ओर फैलने लगी। किसी ने जंजीर खींचकर गाड़ी को खड़ा नहीं किया था। छड़ खाकर गिरी उसकी देह मीलों पीछे छूट चुकी थी, मानो गेहूं के खेतों में फिर से हल्की लहरियां उठने लगी थी। सरदार जी बदन खुजलाते उठ बैठे। मेरी बगल में बैठा बाबू दोनों हाथ सिर के पीछे रखे सामने की ओर देखे जा रहा था। रात भर में उसके चेहरे पर दाढ़ी, छोटे छोटे बाल उग आए थे। अपने सामने बैठा देखकर सरदार जी उसके साथ बतियाने लगा। बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो। बड़ी हिम्मत दिखाई तुमने। डर कर ही वे पठान डिब्बे में से निकल गए। यहाँ बने रहते तो एक न एक की खोपड़ी तुम जरूर दुरुस्त कर देते। और सरदार जी हंसने लगे। ठीक है, ये किसका कथन था? सरदार जी का। बाबू जवाब में मुस्कुराया, एक भीविश सी मुस्कान, और देर तक सरदार की चेहरों की ओर देखता रहा। तो यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। इस कहानी में ये दिखाया गया कि कैसे हिंसा फैलती है। ठीक है, और मैंने लगभग सारी कहानियाँ कंप्लीट कर दी हैं। जितनी भी यूनिट 7 में लगी हुई थी कहानियाँ, मैंने लगभग मेरे चैनल पे सारी कहानियाँ पढ़ी हुई हैं। सिर्फ अब एक कहानी रह गई है, सिक्का बदल गया। उसको मैं जल्दी वीडियो बना दूँगी। तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।